अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों अपने इर्द गिर्द मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम लोग मैग्नेटिज़म का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो किचन के फ्रिज के दरवाज़े के ऊपर मैग्नेट से कोई नोट पेस्ट कर देना, या फिर देखा जाए तो मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करना, ये भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के यूजेस में शामिल है। इसी तरीके से जब हम ट्रांसफार्मर्स को अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांसफार्मर में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मैग्नेटिज़म से रिलेटेड है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल करते हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। बट कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल एक पर्टिकुलर चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, और वो प्रॉपर्टी जो है वो कहलाता है हिस्टेरेसिस लॉस। सो आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस को समझेंगे और उसकी सिग्निफिकेंस को समझेंगे कि कैसे जो है ये फैक्टर डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल कौन सी मैग्नेटिज्म के इस्तेमाल वाली चीज़ में इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए डेफिनेशन से समझना शुरू करते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस का क्या मतलब है? देखो, जब कोई मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होता तो हम ये बात जानते हैं कि उसके जो डोमेन्स होते हैं वो डिफरेंट एक्सिस में होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर होते हैं। ठीक है। नतीजे में क्या होता है, नतीजे में जो उनका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो एक्चुअली बराबर होता है ज़ीरो के। ऐसा तब होता है जब कोई भी मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज नहीं हुआ होता। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो उसके मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं जिन्हें हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, तो वो ऐसे रैंडम डायरेक्शंस के अंदर नज़र आते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर नज़र आते हैं। बट अगर उसी सब्सटेंस को हम मैग्नेटाइज कर देते हैं, और मैग्नेटाइज हम कैसे करते हैं? बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो नतीजे में क्या होता है कि ये सारे के सारे जो रैंडम डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स थे वो असल में उसी डायरेक्शन के साथ अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऊपर से नीचे आएंगी, तो नतीजे में आप देखेंगे जो मैग्नेटिक डोमेन्स होंगे वो भी अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा अगर मिसाल के तौर पे किसी चीज़ को बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जाए, हम बार बार उसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो डोमेन की अलाइनमेंट होती है वो एक्चुअली हो जाती है डिस्टर्ब। सही है, जिसकी वजह से जो हमें लॉस होता है उसे कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉस? एनर्जी स्टोर होती है जब हम इस्टेब्लिश करते हैं, और फिर क्या होती है वो कोलैप्स के दौरान वापस हो जाती है। नतीजे में क्या होता है कि बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एक्चुअली ज़ाया हो जाता है इन फॉर्म ऑफ हीट, और ये जो ज़ाया होने वाली एनर्जी है इसी को हिस्टेरेसिस लॉस कहा जाता है, जो तब होता है जब हम बार बार किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं और डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो जो एक्चुअल अलाइनमेंट होती है सब्सटेंस की वो डिस्टर्ब हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये रैंडम अलाइनमेंट हुई हुई है, ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, ये अलाइन हो गया, हमने फिर डीमैग्नेटाइज करा, ये अपनी ओरिजिनल हालत में चला गया, हमने फिर मैग्नेटाइज करा, ये अलाइन हो गए, हमने फिर डीमैग्नेटाइज कर दिया। तो आखिर में ऐसा होगा कि आप चाहे मैग्नेटाइज कर भी दोगे तो आप देखो कि ये एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के साथ अलाइन नहीं हो रहा, बल्कि इनकी जो अलाइनमेंट है वो रीस्टोर नहीं हो पा रही, दोबारा से वो अलाइन नहीं हो पा रहे। तो ऐसी सूरत में जो लॉस हो गया है, जो कि हीट की फॉर्म के अंदर होता है, और जो सब्सटेंस के डोमेन्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल अलाइनमेंट गेन नहीं कर पाते, इस लॉस को कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, बात समझ में आ गई? हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब यही होता है कि बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से जो सब्सटेंस हो उसके मैग्नेटिक डोमेन्स अपनी अलाइनमेंट को खो दें, मुकम्मल तौर पे हासिल ना कर पाएँ। और इस हिस्टेरेसिस लॉस की ख़ास बात यह है, जैसे कि ट्रांसफार्मर से हम लोग ऑल्टरनेट करंट गुजारते हैं। अब बार बार जब हम ऑल्टरनेट करंट गुजारते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, वोल्टेज कम होता है, मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। नतीजे में क्या होता है, ड्यू टू हिस्टेरेसिस लॉस उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा इस हिस्टेरेसिस लॉस को, जो कि आमतौर पे हम लोग करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर को इस्तेमाल करके,
ताकि जो एनर्जी लॉस है उसको कम से कम किया जा सके। हम जानते हैं कि जब भी हम ट्रांसफार्मर्स को इस्तेमाल करते हैं तो आप देखें वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर काम करता है, वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज कम होता है। तो कभी यहाँ पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होती है, कभी डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होती है। ये सब्सटेंस जिसके अराउंड ये तार हमने लपेटे हुए हैं, ये कभी मैग्नेटाइज होता है, कभी डीमैग्नेटाइज होता है। दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि जो सब्सटेंस होगा, ये जो हमने कोर लगाया हुआ है, इसके मैग्नेटिक डोमेन्स अपनी असल हालत में नहीं जा पाते, एनर्जी लॉस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज नोन एज हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, अब किसी भी सब्सटेंस का हिस्टेरिसिस लॉस अगर मुझे मालूम करना है, जो कि ज़रूरी होगा, उसी की मदद से मैं जो है वो समझूंगा कि हाँ भाई कौन सा मटेरियल है जो कि ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें एक तरीके से समझ में आती हैं, एक लूप के ज़रिए समझते हैं, ग्राफ के ज़रिए समझते हैं, जिसे हिस्टेरिसिस लूप कहा जाता है। तो हिस्टेरिसिस लूप जो है ना, दरअसल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशनशिप शो करती है। एक तो होती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, कि मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ हो रही है, और एच यानी कि उस सब्सटेंस में कितनी मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन यानी कि जो हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं और कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसको बी से जाहिर करेंगे। इन दोनों के दरमियान में ग्राफ प्लॉट होगा, उसी को हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं, जो कि होता कुछ इस शक्ल का है। जहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमने जो है वो शो किया हुआ है कि कितनी हम मैग्नेटाइजेशन करा रहे हैं, जो कि यकीनन किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है, और उसकी वजह से उस सब्सटेंस के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको हम यहाँ पे बी से जाहिर करेंगे। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड पर है। एक्स एक्सिस के अंदर हम मैग्नेटाइजेशन को शो करेंगे कि भाई हम कितना मैग्नेटाइजेशन करवा रहे हैं, जिस भी तरीके से करवा रहे हो, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं। और ये जो लूप है ना, ये क्यों यूज़फुल है ज़्यादा, वो इस वजह से कि हम जो है वो इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर मैग्नेटाइजेशन करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटाइजेशन को कम करने से मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ रहा है, मैग्नेटाइजेशन बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर्टिकुलरली जब हमें कोई सब्सटेंस मटेरियल सेलेक्ट करना होता है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है जी, अब देखो समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं, इधर तो मैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं हिस्टेरिसिस लूप बनाऊंगा, और ये जो राइट हैंड साइड है ना, यहाँ पर एक्चुअली मैं शो करूंगा ऑल्टरनेट करंट को, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन करने का काम हम करेंगे वो बेसिकली ऑल्टरनेट करंट की मदद से करेंगे। सो आपको पता है जो ऑल्टरनेट करंट होता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, जिसमें टाइम के लिहाज से उसका वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है, फिर कम हो जाता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। अब एक बात याद रखना, जब वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी यानी कि एच की वैल्यू बढ़ेगी, और जब वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे मैग्नेटाइजेशन भी जीरो हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि उसका क्या रिलेशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कि जो सब्सटेंस है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी। और टाइम को हम एक्स एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं, टाइम के लिहाज से वोल्टेज वेरी करेगा, और हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो कैसे चेंज करवा रही है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से शुरू करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ओ से, वोल्टेज ओ से बढ़ते बढ़ते ए पर चला गया, तो आपको नज़र आ रहा है कि वोल्टेज बढ़ रहा है। जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन तो बढ़ा ही रहे हैं हम, ठीक है ना। अब मैग्नेटाइजेशन बढ़ रही है तो आपको नज़र आ गया कि इसने मैग्नेटिक फील्ड में भी इंक्रीमेंट आ गया। ये जो लाइन बनती हुई नज़र आई है, इससे साबित हुआ कि क्योंकि वोल्टेज बढ़ा तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ी, और मैग्नेटाइजेशन बढ़ी तो जो भी सब्सटेंस था उसमें मैग्नेटिक फील्ड में इजाफा हो गया, जो कि इजाफा आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि मैग्नेटाइजेशन बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है। ठीक है, अब आपको पता है आगे वोल्टेज ने कम होना है, ए से बी तक जाते जाते वोल्टेज कम होगा, ठीक है ना। अब वोल्टेज बढ़ाने से जीरो से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चला गया, ठीक है। अब जब वोल्टेज दोबारा से जीरो होगा तो होना तो ये चाहिए कि वो इसी पैटर्न को फॉलो करते करते जीरो हो जाए, लेकिन होगा क्या, आप लोग ऑब्जर्व करें, ये आ गया पॉइंट ए, और फिर पॉइंट ए से जब वोल्टेज जाएगा बी की तरफ
तो नोटिस करने वाली बात यह है कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो तो हमने ज़ीरो कर दी, सही है ना। आप देख लो कि ये लाइन एक्स एक्सिस में ज़ीरो तक पहुंच गई है, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब भी बाकी रह गया। यानी कि ऐसा नहीं होता कि हमने ऑल्टरनेट करंट किसी सब्सटेंस से पास कराया तो वो मैग्नेटाइज हो गया, फिर ऐसा नहीं होता कि जैसे ही वो ऑल्टरनेट करंट ज़ीरो हो जाता है मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो जाती है, बल्कि कुछ मैग्नेटाइजेशन बच जाती है। 100% डीमैग्नेटाइज नहीं होता सब्सटेंस वोल्टेज के कम करने की वजह से। और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट बी का, ये हमारा पॉइंट बी कहलाएगा, ये वाला। ठीक है, अब क्या है, दोबारा से अब जो ऑल्टरनेट करंट है वो जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा बी से सी तक। और याद रखना अभी ये वोल्टेज बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि माइनस वी की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी वोल्टेज ज़ीरो हो चुका है, अब वोल्टेज बढ़ेगा और सी की तरफ जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन के ऊपर क्या असर पड़ता है और फिर मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। अब आपने देखा ये बढ़ गया, जो वोल्टेज है वो बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आप देखें मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ गई। यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन थी, यहाँ पर आते आते मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ गई। नतीजे में क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी मौजूद थी वो अब क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। यानी कि इस पॉइंट पर आकर, पॉइंट सी पर आकर, ये जो पॉइंट सी है इस पॉइंट सी पर आके हमारा जो मटेरियल है जिसे हम मैग्नेटाइज कर रहे थे वो टोटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मैग्नेटाइजेशन बच गई थी, बट जैसे ही ये नेगेटिव डायरेक्शन में गया तो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम तक पहुँचने से पहले एक पॉइंट पर आकर हमारा सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन तो हम देंगे, मैग्नेटाइजेशन हम करा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई है, ज़ीरो हो गई है। ठीक है, अब आप देखिएगा वोल्टेज को हम सी से डी की तरफ लेकर जाएंगे, यानी वोल्टेज अब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। इधर देखते हैं क्या असर पड़ेगा। वैसे एक बात तो पता है आपको, वोल्टेज बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगी नेगेटिव डायरेक्शन में, एच बढ़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ये देखें आप, यहाँ सी से डी पर चले गए और यहाँ पर भी पॉइंट सी से पॉइंट डी पर पहुँच गए। तो जैसे ऊपर की तरफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, यहाँ पे भी मैग्नेटाइजेशन बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन। ओके ना, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब क्या होना चाहिए, अब ऑल्टरनेट करंट में डी से ई तक जाएंगे, यानी कि आप नोटिस कीजिएगा अब हम वोल्टेज को कम करेंगे। जब हम वोल्टेज को कम करेंगे तो इसका मतलब हम मैग्नेटाइजेशन को भी ज़ीरो की तरफ लेकर जाएंगे। जो यहाँ तक की मैग्नेटाइजेशन आपको नज़र आ रही है अब ये वापस ओरिजिन की तरफ जाके ज़ीरो होगी। पर जैसा कि पहले हुआ था कुछ मैग्नेटाइजेशन अब भी बाकी रह जाएगी। आप यहाँ पे नोटिस करें कि जैसे ही पॉइंट ई तक पहुँचते हैं, ये आ गया पॉइंट ई, यहाँ पर आप देखें पहले तो इधर पहुँचा, दरमियान में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर मैग्नेटाइजेशन को तो हम ज़ीरो कर देते हैं, ये एच मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो जाती है, बट स्टिल कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाकी रह जाती है, जैसे ऊपर वाले केस में बाकी रह गई थी। और फिर होते होते पॉइंट ई तक जब पहुँचते हैं यहाँ पर ज़ीरो होने के बाद, तो आपको नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन अब भी मौजूद रहेगी। ठीक है, और आखिर में आप देखेंगे तो दोबारा से ये ई से ए की तरफ जाएगा, बढ़ेगा, सही है। तो ये इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ रहा है, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी एक्स एक्सिस में, तो नतीजे में चीज़ भी, और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो हमने जैसे ही मैग्नेटाइजेशन बढ़ाई वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गई और दोबारा कहाँ पहुँच गए, पॉइंट ए पर। अब दोबारा से अगर इसी साइकिल को हम शुरू करें मैग्नेटाइज कराने की, डीमैग्नेटाइज कराने की, तो आपको पता है ये जाएगा ए से दोबारा इस तक, मिनिमम तक। तो फिर क्या होगा, ये जो हमारा ग्राफ है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ए से बी की तरफ चला जाएगा। तो अब अगली वेव जब स्टार्ट होगी तो वो दोबारा इसी पैटर्न को फॉलो करता रहेगा। तो भाई जो भी सब्सटेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना अच्छा मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज हो रहा है, उसमें कितना हिस्टैरिसीस लॉस हो रहा है, वो सब कुछ डिपेंड करता है इस हिस्टैरिसीस लूप के एरिया के ऊपर, जिसको अभी हमने येलो से कलर करा। ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है एरिया, ये डिसाइड करता है कि उस सब्सटेंस में हिस्टैरिसीस लॉस कितना होता है, अलाइनमेंट में कितनी गड़बड़ आती है बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने की वजह से। ठीक है, इसी पर कुछ बात करनी है।
जब हमने मैग्नेटाइजेशन करी थी वही बात यहाँ पे मैंने लिख भी दी है, जो मैंने इतनी देर से समझाया कि हम जब किसी भी चीज़ को डीमैग्नेटाइज करते हैं तो कुछ अमाउंट फिर भी मैग्नेटाइजेशन तो ज़ीरो हो जाती है। इस पॉइंट पर एक बात आप नोटिस कीजिए, जो मैग्नेटाइजेशन है वो तो ज़ीरो हो गई है, बट स्टिल कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाकी है। इस पॉइंट पर आकर, ठीक है, इस पॉइंट पर आकर आप देखें कुछ ना कुछ एच तो मौजूद है नेगेटिव के अंदर, बट यहाँ पर आके मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गई है। फिर इस पॉइंट पर आकर ये डी वाले पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में भी है और मैग्नेटाइजेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पर आकर क्या हुआ, एक स्पेशल बात देखो, इस पॉइंट पर आके हमने मैग्नेटाइजेशन को तो ज़ीरो कर दिया, बट स्टिल कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाकी है। इस पॉइंट पर आकर आप देखें बी की वैल्यू ज़ीरो हो गई, यानी मैग्नेटाइजेशन तो हम कर रहे हैं, बट स्टिल मैग्नेटाइजेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्चुअली ज़ीरो के बराबर हो गई है। ठीक है, एम यानी कि मैग्नेटाइजेशन। और फिर इसी तरीके से इस पॉइंट पर तो आप देखेंगे कि कुछ हद तक मैग्नेटाइजेशन भी हुई है पॉजिटिव में, और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। बाकी जो लिखने का काम है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लो या रजिस्टर में लिख लो देखकर। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ जो विड्थ होती है हिस्टैरिसीस लूप की, एक्चुअली वो इंडिकेट करती है एनर्जी लॉस को, जो कि मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन में होता है। और जो शेप होती है इस लूप की, वो हमें इंफॉर्मेशन देती है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके हवाले से, एक कहलाती है कोअर्सिविटी और दूसरी कहलाती है रेमनेंस, जिनको अभी समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले अगर मैं आपको समझाऊं, रिटेंटिविटी या रेमनेंस क्या कहलाती है, तो ये एबिलिटी होती है किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की टू रिटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन। जब एक्सटर्नल फील्ड रिमूव हो जाती है ना, तब भी जो मैग्नेटाइजेशन बच जाती है उसको जो है हम कहते हैं रिटेंटिविटी या रेमनेंस, जो कि आपको यहाँ कहीं पर नज़र आ रही थी। यहाँ पर आप देखें एक्सटर्नल फील्ड को हमने ज़ीरो कर दिया, बट स्टिल कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाकी रही। और ये भी वही पॉइंट है कि हमने यहाँ पर जो एक्सटर्नल फील्ड थी उसको तो ज़ीरो कर दिया, बट स्टिल कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाकी है। तो ये जाहिर करता है इसकी रिटेंटिविटी को, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड रिटेंट रहती है। और कोअर्सिविटी जो है वो बेसिकली जाहिर करती है रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल टू चेंजेस इन मैग्नेटाइजेशन, कि भाई वो कितना रेजिस्ट कर रहा है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये बराबर होती है फील्ड इंटेंसिटी के, जो कि मैग्नेटाइज कोई भी जो मटेरियल है उसको मुकम्मल तौर पे मैग्नेटाइज को डीमैग्नेटाइज करने के लिए तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसको कोअर्सिविटी कहते हैं, जो कि इस पॉइंट पर आपको नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमने मैग्नेटाइजेशन तो करी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई करी हुई है, बट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो वो रेजिस्ट कर रहा है कि भाई मुझे डीमैग्नेटाइज नहीं होना। सब्सटेंस रेजिस्ट करता है कोअर्सिविटी। और जो मैंने आपको बताया रेमनेंस, वो तो आपको नज़र आ गया पॉइंट इस पर, ये जो पॉइंट बी है यहाँ पर आपको रेमनेंस नज़र आ रहा है, और पॉइंट सी के ऊपर कोअर्सिविटी नज़र आ रही है। ठीक है, दोबारा बता दूं, रेमनेंस का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म कर दिया, बट स्टिल हमारा सब्सटेंस कुछ ना कुछ मैग्नेटिक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बाकी है, तो वो रेमनेंस है, थोड़ी जो रिटेंशन होती है। और कोअर्सिविटी यह है कि वो कितना मुखालफत कर रहा है। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, पर आपका जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज नहीं हो रहा, या फुली मैग्नेटाइज था तो डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा, तो वो जो रेजिस्टेंस है, मज़ाहिमत है, वो कोअर्सिविटी कहलाती है। ठीक है जी। अब देखिए हिस्टैरिसीस लूप टेम्परेरी मैग्नेट्स के लिए कैसे होते हैं और परमानेंट मैग्नेट्स के लिए कैसे होते हैं। हार्ड स्टील के लिए देखें, हार्ड स्टील की रिटेंटिविटी पावर ज़्यादा होती है, मतलब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म कर देते हैं तब भी वो मैग्नेटाइज रहता है। ठीक है, और उसमें कोअर्सिविटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि वो मुखालफत भी ज़्यादा करता है डीमैग्नेटाइज होने के लिए। दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं हार्ड स्टील के अंदर, रिटेंटिविटी भी ज़्यादा है और कोअर्सिव फोर्स भी ज़्यादा है। तो हार्ड स्टील को फिर कहाँ पे इस्तेमाल करें, जहाँ पर हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है। ठीक है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट मैग्नेटाइज होने में तो टाइम लेगा, लेकिन डीमैग्नेटाइज होने की भी मुखालफत करेगा, तो हार्ड स्टील ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसी सूरत में जो आप देखेंगे, इनका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जो है वो अच्छा खासा लार्ज होता है।
सही है, ये आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है तो फिर हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर H0 होने के बाद भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाकी है, अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड बाकी है। ये आप देख रहे हैं ना, इसकी रेमेनेंस कितनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कोअर्सिव भी है। तो जितना ज़्यादा एरिया होता है उतनी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं। इट मीन्स जब भी आप हार्ड स्टील यूज़ करेंगे तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हमारे पास रफ आयरन है या कास्ट स्टील है तो इसका ग्राफ ना बड़ा स्टीपली काम करता है। ऐसे मटेरियल की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, रिटेंटिव ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इससे बनाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये रिटेंटिव होते हैं, अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बाकी रखते हैं। ये देखें आप, इसमें आपको नज़र आ रहा है कोअर्सिविटी कम है, इतनी सी है, ये कोअर्सिव देखो कम है, लेकिन इसमें रेमेनेंस ज़्यादा पाया जा रहा है वाई एक्सिस के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम चाहते हैं कि ठीक है भाई, वो रेमेनेंस रखे, रिटेंटिविटी ज़्यादा रखे। इस वजह से जब भी रट आयरन की बात होगी, कास्ट स्टील की बात होगी, तो हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। इसी तरीके से तीसरी और आखिरी बात, अगर आयरन है या लो कार्बन स्टील है, सिलिकॉन के अलॉय हैं, निकल आयरन के अलॉय हैं, निकल आयरन सॉफ्ट फेरोमैग्नेट मटेरियल है, इनकी ख़ास बात यह है कि इनका हिस्टेरिसिस लॉस बहुत कम होता है। तो फिर ज़्यादा अच्छा ये है कि आप इससे ट्रांसफार्मर के कोर बनाएं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में रैपिड मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होती रहती है। ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेट करंट पे काम करते हैं, तो जैसे जैसे ऑल्टरनेट करंट वेरी करता रहता है, मैग्नेटाइजेशन होती है, डीमैग्नेटाइजेशन होती है, मैग्नेटाइजेशन होती है, डीमैग्नेटाइजेशन होती है। तो इसका जब आप ग्राफ देखेंगे आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप देखें रेमेनेंस भी कम नज़र आ रही है और रिटेंटिविटी भी बहुत कम पाई जा रही है। रेमेनेंस भी कम है और कोअर्सिव भी कम है। तो इसका मतलब ये इजीली मैग्नेटाइज, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो जब भी हमें ज़रूरत होती है ट्रांसफार्मर के कोर बनाने की, तो हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जिनमें कोअर्सिव फोर्सेस भी कम हो और रिटेंटिव फोर्सेस भी कम हो। ठीक है जी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट हिस्टेरिसिस लॉस एंड लूप। और फिर आपने समझा डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स के हिस्टेरिसिस लूप कैसे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयारी करो मुकम्मल, और कोई सवाल है तो लिखो कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।